नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे KTJ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम बीकॉम के बाकी OMR सीट पर जो बाकी पेपर्स थे बीकॉम के, वो अब OMR सीट पे होंगे लॉकडाउन की वजह से। इसलिए हमने सभी बचे हुए पेपरों की या विषयों की OMR क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है दोस्तों। एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है आपके उसमें से कुछ हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम में। एक बार ज़रूर देखें। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र का है दोस्तों। इसमें पहला चैप्टर है अर्थ क्षेत्र एवं महत्व। शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 1। व्यवसाय वह प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य है संपत्ति गंवाना, लाभ कमाना, संपत्ति क्रय करना, लाभ घटाना। इसका दोस्तों सही आंसर है लाभ कमाना, बी वाला, लाभ कमाना, बी वाला। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है उद्योग से, फर्म के सिद्धांत से, अन्य कारखानों से, किसी से नहीं। इसमें दोस्तों सही आंसर है इसका बी वाला, यानी कि फर्म के सिद्धांतों से। अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जाना ही विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, कला है। क्या है दोस्तों, बताना जल्दी। इसका है दोस्तों कला। इसमें है सही आंसर डी वाला। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का आदर्श विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कला है। इसका दोस्तों सही आंसर है विज्ञान, यानी कि सी वाला। आगे चलते हैं दोस्तों। लागत उत्पादन विक्रय के आधार पर भविष्य में अनुमान लगाकर बनाई जाती है। योजनाएं, आदर्श, विविधताएं, भवन। क्या बनाया जाता है दोस्तों, बताना है। इसमें बनाया जाता है दोस्तों योजनाएं। आगे बढ़ते हैं। योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों का आवश्यक है समन्वय, बंटवारा, एकत्रीकरण, आधुनिकीकरण। इसमें दोस्तों सही है इसका बी वाला, बंटवारा। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शाखा है, खाली स्थान है इसमें बताना है कौन सी शाखा है। प्रबंध शास्त्र, वित्त शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसमें अर्थशास्त्र की शाखा है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्यतः खालिस्तान की क्रियाओं से संबंधित है। उद्योग, फर्म, अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं दोस्तों, ये तो फर्म से संबंधित है, तो इसमें आएगा फर्म। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्यतः फर्म की क्रियाओं से संबंधित है। फर्म का मुख्य उद्देश्य है लाभों को अधिकतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना, लागत को कम से कम करना। इनमें से कोई नहीं। इसका है दोस्तों सही आंसर लाभों को अधिकतम करना। मुख्य उद्देश्य फर्म का यही होता है कि किसी भी लाभ को अधिकतम करें। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शाखा है परंपरागत अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, भौतिक विज्ञान। इसका दोस्तों सही है ए वाला, परंपरागत अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञान तथा विज्ञान के खाली स्थान पहलू होते हैं 2, 3, 4, 5, 6। ये इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें सही बताना है। इसका है दोस्तों सही 2। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को वर्तमान में खाली स्थान अर्थशास्त्र कहते हैं। वित्तीय, प्रबंधकीय, परंपरागत, विश्लेषणात्मक। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, बी वाला। व्यावसायिक अर्थशास्त्र वर्णनात्मक न होकर प्रकृति का है खालिस्तान। विश्लेषणात्मक, सांख्यिकीय, निर्देशात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही है दोस्तों निर्देशात्मक। इसकी जो प्रकृति है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की, वो निर्देशात्मक है, निर्देश देता रहता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थशास्त्र की अपेक्षा अधिक है। आदर्श, नकारात्मक, सकारात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसमें दोस्तों आदर्श है, ये हमें बतलाता है कि कार्य हमें कैसे करना चाहिए। उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना ही है, क्या है, कला, विज्ञान, सही, अच्छा। इसमें सही बताना है दोस्तों आपको। इसमें है ए कला। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ज्ञान के दो पहलू होते हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। बताना दोस्तों, ये सही बात है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णयन व भविष्य से संबंधित नहीं है। इसका दोस्तों बताना है, इनमें से जल्दी बताइए। ये बात दोस्तों एकदम गलत है, यानी कि इसमें गलत पर आएगा टिक, असत्य है ये। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत फर्म की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी गलत है। नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो होता है वो व्यक्तिगत फर्म की ही अध्ययन करता है, इसमें सही बी वाला है दोस्तों, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान किसी घटना के कारण एवं परिणाम का अध्ययन नहीं करता है। सही गलत, इनमें से कोई नहीं, बताना है, ये असत्य है दोस्तों, यानी कि गलत है। ये बिना कारण जाने तो विज्ञान काम ही नहीं करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बताना है दोस्तों, इनमें से चार ऑप्शन में से जल्दी। सत्य बात है दोस्तों, ये सही बात है एकदम, कि अर्थशास्त्र का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्राकृतिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है, वर्णनात्मक नहीं। ये बात सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसमें दोस्तों ये है सत्य बात, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बी वाला एकदम सही है दोस्तों। इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र केवल कला है, गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, बताना है, सभी सही हैं। तो दोस्तों ये बात असत्य है, क्योंकि ये गलत है। ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र दोनों होता है, कला भी होता है, विज्ञान भी होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लागत तथा उत्पादन विश्लेषण शामिल हैं। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसका दोस्तों सही है, ये है दोस्तों एकदम सही, बी वाला है। लागत तथा उत्पादन विश्लेषण शामिल होता है इसमें। लाभ का सर्वाधिकरण करना व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य नहीं है, ये बात असत्य दोस्तों, यानी कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक फर्म का मूल उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इसमें से दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चैप्टर आ गया दोस्तों, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, कार्य एवं कर्तव्य। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्य एवं कर्तव्य। चलिए दोस्तों दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री को होना चाहिए प्रोएक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों प्रोएक्टिव होना चाहिए एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री को। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री निम्न में से किसका पूर्वानुमान लगाता है। इसमें से दोस्तों लागत, मांग, कीमत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का अनुमान लगाता है दोस्तों एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री। निर्णयन एक प्रबंधकीय कार्य, निरंतर प्रक्रिया, बौद्धिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी है ये, निर्णय लेना सभी है ये काम, प्रबंध भी है, निरंतर प्रक्रिया भी है, बौद्धिक कार्य भी है। बाह्य घटकों पर प्रबंध का नियंत्रण होता है, नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, सदैव होता है। तो इसमें दोस्तों नहीं होता है। बाह्य घटकों पर नियंत्रण कैसे हो सकता है किसी कंपनी का, फर्म का, नहीं होता है। बी वाला सही है इसमें। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्यों को बांटा गया है 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर, 5 स्तरों पर, 2 स्तरों पर। यह है 2 स्तरों पर। आगे बढ़ते हैं।
व्यावसायिक अर्थशास्त्री का कार्य है भावी नियोजन, निर्णय लेना, ऊपर के दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही है ऊपर के दोनों सही हैं, यानी कि आ और बा, ए और बी दोनों सही हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के ये दोनों ऊपर वाले कार्य हैं भावी नियोजन, निर्णय लेना। व्यावसायिक अर्थशास्त्री किस घटक का अध्ययन करता है? इसमें से दोस्तों व्यावसायिक केवल आंतरिक, केवल बाह्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों है इसमें। ये व्यावसायिक अर्थशास्त्री केवल आंतरिक या केवल बाहरी अध्ययन नहीं करता है, दोनों का करता है, आंतरिक भी करता है, बाह्य घटक का भी अध्ययन करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्य हैं रुकावटें दूर करना, समन्वय करना, कार्यक्रम बनाना, प्रशासन कार्य करना। इसमें दोस्तों प्रशासन कार्य करना होता है उसका बिल्कुल मुख्य कार्य, विशिष्ट कार्य प्रशासन कार्य देखना। व्यावसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही है आ और बा, यानी कि ए और बी राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री। व्यावसायिक अर्थशास्त्री कर्तव्यों में आते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, लाभांश की घोषणा, वातावरण का निर्माण, धन की व्यवस्था। इसमें दोस्तों उद्देश्यों का निर्धारण आता है व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कर्तव्यों में। व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है लाभों को बढ़ाने में, हानियों को बढ़ाने में, मांग बढ़ाने में, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों सही आंसर आप समझ ही रहे होंगे, लाभ ही बढ़ाएगा एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है खालिस्तान लेना है, निर्णय सोचना, जोखिम, उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों सही बताना, जल्दी बताइए। इसका है दोस्तों निर्णय, निर्णय लेना प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है एक। विकसित राष्ट्रों में व्यावसायिक अर्थशास्त्री को एक व्यक्ति माना गया है। इसमें दोस्तों दलाल, पेशेवर, एजेंट, उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों पेशेवर व्यक्ति माना गया है। प्रबंध की समस्याओं का हल अर्थशास्त्र के खालिस्तान द्वारा किया जा सकता है, मांगों, सिद्धांतों, साधनों, उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों सिद्धांतों से, व्यावसायिक सिद्धांतों से प्रबंध की समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है आसानी से। आंतरिक घटक वे होते हैं जो किसी प्रबंधक के में होते हैं, खालिस्तान में होते हैं, यानी कि हाथ में होते हैं, जाल में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों सही है नियंत्रण में होते हैं, सी वाला एकदम सही है दोस्तों। बाह्य घटक पर प्रबंध का नहीं होता है, नियंत्रण, लाभ, काम, उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों नियंत्रण नहीं होता है, बाह्य घटकों पर प्रबंध का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्यों को खालिस्तान स्तरों पर बांटा जा सकता है, 3, 2, 1, 4। इसमें दोस्तों बताना, जल्दी बताइए। इसमें है सही 2 स्तरों पर बांटा गया है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री न केवल व्यवसाय के प्रति उत्तरदायी होता है बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी उत्तरदायी होता है। ये बात हमें बतानी है सही है या गलत है, या इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। तो ये बात एकदम सही है, बी वाला। व्यावसायिक अर्थशास्त्री केवल अर्थशास्त्र के विषय का ज्ञाता होता है, ये बात सही है या गलत है, या इनमें से कोई नहीं, सभी सही है, आपको बताना है। जल्दी बताइए दोस्तों। इसका है गलत। आंतरिक घटक वे होते हैं जो प्रबंधकों के नियंत्रण में नहीं होते हैं, गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इसका है दोस्तों असत्य, यानी कि गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटकों को 2 भागों में बांटा गया है, गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है ये बात, 2 भागों में बांटा गया है।
बी पे टिक लगाएंगे। बाह्य घटक वे होते हैं जिन पर प्रबंध का नियंत्रण नहीं होता है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है दोस्तों। ये बात एकदम सही है, बी वाला, बाह्य घटकों पर प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जानकारी के बाद उसके हल हेतु साधन खोजे जाते हैं। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है दोस्तों। ये बात भी एकदम सही है, बी वाला सही है। इसमें साधन खोजे जाएंगे, जब कोई समस्या होगी तो उसके साधन भी तो खोजे जाएंगे हल हेतु। प्रशासन कार्य में अधिकार व दायित्व में समन्वय नहीं रहता है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। बताना है दोस्तों, असत्य बात है ये। प्रशासन कार्य में दायित्व और अधिकार में समन्वय नहीं रहता है, गलत बात है, रहता है। अब दोस्तों तीसरा चैप्टर, व्यवसाय में जोखिम तथा अनिश्चितता के तत्व, चैप्टर 3, अध्याय 3 शुरू करते हैं दोस्तों। जोखिम हानि का अवसर है। यह प्रतिकूल भावी घटना के घटित होने की संभावना है। यह परिभाषा किसने दी? बेयर्ड, व्हीलर, हेंस ने, ड्रकर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही है ए वाला, बेयर्ड व्हीलर ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी व्यावसायिक जोखिमों का निश्चित पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, आंशिक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसका है दोस्तों बी, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अनिश्चितता परिणाम है ज्ञात परिवर्तनों का, अज्ञात परिवर्तनों का। ज्ञात परिवर्तनों का जिन्हें मापा जा सकता है, अज्ञात परिवर्तनों का जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। इसका दोस्तों सही है डी वाला, अज्ञात परिवर्तन जिन्हें मापा नहीं जा सकता। लाभ परिणाम है अनिश्चितता का, जोखिम का, नियंत्रण का उपयोग सभी का। इसमें दोस्तों जोखिम का है, लाभ का परिणाम जोखिम या जोखिम का परिणाम लाभ, दोनों एक ही बात है। अनिश्चितता हमेशा खाली स्थान से संबंधित होती है। भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों बताना है सही, भविष्य। अनिश्चितता हमेशा भविष्य से संबंधित होती है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये निश्चित तो होता नहीं है, इसीलिए अनिश्चित होता है। यदि एक विनियोक्ता किसी भी संभावित परिणाम की सभी संभावनाओं को जानता है तो विनियोक्ता सामना करता है जोखिम का, अनिश्चितता का, निश्चितता का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना इसका, इसमें है ए वाला सही, जोखिम का। निम्न में से कौन सा जोखिम ऐसा है जिसका बीमा नहीं कराया जा सकता? चोरी, आग, कीमत में उतार चढ़ाव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका है कीमत में उतार चढ़ाव। आप बताइए इसका बीमा कैसे करा सकते हैं? भाई ये तो बाजार के घटने बढ़ने के कीमत में उतार चढ़ाव होते हैं, ये कोई प्राकृतिक घटना थोड़ी ही है कि इसका बीमा कराया जा सकता है। व्यावसायिक जोखिम हानि का खाली स्थान है अवसर, हिस्सा, लाभ, हानि। इसका दोस्तों है अवसर, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही है। व्यावसायिक जोखिम हानि का अवसर है। व्यावसायिक जोखिम की विशेषता है अवसर, निश्चितता, अनिश्चितता, स्थिर कीमत। तो इसका है दोस्तों अनिश्चितता। जोखिम में कुछ भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चितता बनी रहती है, अनसर्टेनिटी। व्यावसायिक जोखिम समय तत्व के साथ खाली स्थान रहती है, बदलती, चढ़ती, उतरती, घटती। इसमें बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों बदलती, बदलती रहती है। व्यावसायिक जोखिम व्यवसायी की खालिस्तान पर निर्भर रहती है। बुद्धि, विवेक, समझदारी, कार्यकुशलता। इसमें दोस्तों कार्यकुशलता एकदम सही है, डी वाला। व्यावसायिक जोखिम प्रत्येक व्यापार का खालिस्तान तत्व है, निश्चित, अवगुणी, गैर जरूरी, अनिवार्य। इसमें दोस्तों डी वाला एकदम सही है, अनिवार्य। व्यावसायिक जोखिम का कारण होता है लाभ, हानि, नुकसान, बदहाली। इसमें दोस्तों लाभ होता है, जोखिम सहने का लाभ नहीं। व्यावसायिक भाई कोई जोखिम सहेगा तभी तो लाभ कमाएगा, तो जोखिम का परिणाम लाभ है।
अधिक जोखिम होने पर लाभ कम हो जाता है, ये बात बतानी है। सही है गलत है, इनमें से कुछ नहीं, सभी सही है दोस्तों। असत्य बात है बिल्कुल, यानी कि गलत है। जोखिम व्यापार का अनिवार्य तत्व नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। मानवीय कारणों से व्यावसायिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। गलत सही इनमें से कुछ नहीं, सभी सही हैं। बताना है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसमें सत्य है दोस्तों, ये एकदम सही है। निर्णय व्यावसायिक अनिश्चितता एवं जोखिम को समाप्त कर देते हैं, ये भी असत्य है दोस्तों, गलत। अधिकांश व्यावसायिक निर्णय अनिश्चितता की स्थिति में किए जाते हैं। गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसमें दोस्तों सत्य है ये बात, एकदम बिल्कुल सही। अनिश्चितता के वातावरण में अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अनिश्चितता तथा जोखिम का मुख्य कारण है बाजार का बल, अनिश्चित व्यवहार। गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। तो दोस्तों इसका है सत्य, एकदम सही बात है ये। जोखिम विषयगत है। गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ये दोस्तों असत्य है, ये विषयगत नहीं है। अब दोस्तों चौथे चैप्टर की ओर चलते हैं, मांग का सिद्धांत। इससे दोस्तों आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं पेपर में देखने को। इसमें आप केवल थ्योरी के भरोसे मत जाइएगा। ये जो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बहुत आएंगे। भले ही पेपर एमसीक्यू का है, ओएमआर का है, लेकिन पेपर कठिन ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें डिवाइडेशन प्रैक्टिकल का भी होता है, थ्योरी का भी होता है, तो उसके हिसाब से लगभग 30 से 40% हमको इसमें सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। अलग से आप उनको तैयार कर सकते हैं, कहीं से भी बुक जो पुरानी आपके पास रखी होगी उससे तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, केवल थ्योरी के भरोसे मत जाना। मांग वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है जिसमें खरीदने हेतु साधन हो, धैर्य हो, इच्छा हो, तैयारी हो। तो दोस्तों इसका है सही आंसर साधन हो, यानी कि ए वाला। आगे बढ़ते हैं। मूल्य मांग वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो एक उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर खरीदने को तैयार है, बेचने को तैयार है, पुनः क्रय करे, पुनः विक्रय करे। इसमें दोस्तों खरीदने को तैयार है, ए वाला सही आंसर है। विलास की वस्तुओं को कहते हैं मध्य श्रेणी की वस्तुएं, निम्न श्रेणी की वस्तुएं, उत्तम श्रेणी की वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं। इसमें दोस्तों सी वाला बिल्कुल सही है, उत्तम श्रेणी की वस्तुएं। एक हीन वस्तु वह है जिसकी मांग बढ़ती है अन्य चीजें समान रहने पर, जब उसकी कीमत बढ़ती है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है, उसकी स्थापन्न वस्तु की कीमत घटती है। इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों सही है जब उसकी कीमत बढ़ती है, ए वाला। जो एक वस्तु दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, सहयोगी वस्तुएं, आड़ी वस्तुएं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है प्रतिस्थापन वस्तुएं, ए वाला। दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए करनी पड़ रही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें दिक्कत हो सकती है फिर, इसलिए आप आराम से इसे रोक कर देख सकते हैं, स्टॉप करके रोक सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब दो वस्तुएं संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति करें तो वह पूरक वस्तु हैं, संयुक्त मांग है, अकेली मांग है, विविध मांग है।
इसमें दोस्तों संयुक्त मांग है, बी वाला एकदम सही है। बाजार में मांग को दिखाने हेतु मांग खालिस्तान बनाई जाती है, यानी क्या बनाया जाता है मांग को दर्शाने के लिए बाजार में? तालिका, किताब, कॉपी, इनमें से कोई नहीं। मांग तालिका बनाई जाती है दोस्तों। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये तो बिल्कुल ही आता होगा। खालिस्तान वस्तु की उस मात्रा को बताती है जो उपभोक्ता क्रय करने को तैयार हो। वस्तु मूल्य, वस्तु की मात्रा, मूल्य मांग, मांग मूल्य। आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका है दोस्तों मूल्य मांग, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही है इसका आंसर। हीन वस्तुओं में खालिस्तान कपड़ा सम्मिलित किया जाता है, ऊनी, सूती, पतला, मोटा। इसमें दोस्तों सही है डी वाला, मोटा कपड़ा सम्मिलित किया जाता है हीन वस्तुओं में। जो वस्तु एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग हो वे वस्तुएं कहलाती हैं। पूरक, घटी, सहायक, घटिया, बढ़िया। तो इसमें दोस्तों पूरक वस्तुएं कही जाती हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। जब दो या अधिक वस्तु एक साथ मांगी जाए तो उसे एक खालिस्तान मांग कहते हैं। संयुक्त, पूरक, सहायक, स्थिर। कौन सी मांग कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है जल्दी। इसको कहते हैं संयुक्त मांग, यानी कि ए वाला सही है दोस्तों इसमें। सामूहिक मांग को खालिस्तान भी कहते हैं। संयुक्त, सहायक, प्रतिद्वंदी, आधार। तो इसमें दोस्तों सही है प्रतिद्वंदी। ये कन्फर्म है दोस्तों कि जो यूनिवर्सिटी है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि ओएमआर सीट पर ही होंगे पेपर, इसलिए आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और अच्छा होगा आप किताबें पढ़ें, लेकिन ये भी देख लें एक बार, शायद आपके कोई सवाल दिमाग में आ जाए, पेपर में आ जाए, हो सकता है अच्छा लगेगा हमें। हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वो तो पेपर आएगा तभी पता चलेगा। मौसम के अनुसार खालिस्तान में परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन होता है? मांग, कीमत, मात्रा, जोखिम। तो इसमें मांग में परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा प्रसार होने से क्रय शक्ति में खालिस्तान हो जाती है। मात्रा, हानि, कमी, वृद्धि। तो इसमें वृद्धि हो जाती है दोस्तों, डी वाला सही है। द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन का मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। तो इसका है दोस्तों सत्य, बिल्कुल सही है ये बात। आगे बढ़ते हैं। मार्शल के अनुसार मांग की मात्रा मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है। सही है, असत्य है, गलत है, सही है, क्या है इनमें से बताना है हमें। तो ये दोस्तों असत्य है, गलत बात है ये, मतलब असत्य है, नहीं बढ़ती है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी हो जाती है। ये दोस्तों सत्य बात है, बिल्कुल एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। मांग व मूल्य में आनुपातिक संबंध रहता है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसमें दोस्तों ये असत्य है, यानी गलत है। मूल्य व मांग में विपरीत संबंध होता है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। तो दोस्तों इसका है सही, एकदम सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करने से उसकी उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाती है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इसका दोस्तों सही आंसर है गलत, असत्य बात है ये बिल्कुल। मूल्य कम होने से वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इसका है दोस्तों सही,
बिल्कुल सत्य बात है। अब दोस्तों 5 चैप्टर आ गया है, अध्याय 5 यानी मांग की लोच, 5वां चैप्टर है। इसमें से भी दोस्तों प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बहुत आएंगे, अधिकांश इसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों बिल्कुल कि आपको इसकी तैयारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच का कथन है परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों इनमें से कोई नहीं। हम तो दोस्तों थ्योरी करा रहे हैं आपको, और आपको जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो तैयार करने होंगे खुद से, कोचिंग वगैरह से। वो आप देख लीजिएगा कहाँ से आपको करना है, कहाँ से अच्छे से आपको हो सकते हैं। इसका दोस्तों आंसर बताइए जल्दी। इसका दोस्तों आंसर है ए वाला, परिमाणात्मक। आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच प्रभावित होती है वस्तु के मूल्य द्वारा, वस्तु की प्रकृति द्वारा, क्रेता समूह द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका दोस्तों सही है डी वाला, उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्न में से सर्वाधिक बेलोचदार मांग किसकी है? सिगरेट, आइसक्रीम, नमक, साबुन। दोस्तों इसका है सी वाला, नमक एक बेलोचदार मांग है। इसकी नमक की बेलोचदार मांग रहती है। मांग की आय लोच होती है धनात्मक, ऋणात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों, ऊपर के दोनों। ऋणात्मक भी होती है आय की लोच, और धनात्मक यानी कि माइनस और प्लस दोनों में चलती है। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वह वस्तु है एक हीन वस्तु, एक विलासिता, एक अनिवार्यता, एक असंबंधित वस्तु। इसका दोस्तों सही आंसर है एक विलासिता की वस्तु। यदि दो वस्तुओं के मध्य आड़ी लोच धनात्मक है तो वे वस्तुएं हैं पूरक, घटिया, स्वतंत्र, स्थापन्न। दोस्तों इसका है स्थापन्न वस्तुएं, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक मांग की मूल्य लोच की दशा में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा क्यू इज इक्वल ग्रेटर देन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू लेस देन डेल्टा पी। ऐसे करके दोस्तों ये है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से एक बताना आपको कौन सा सही है। इसका दोस्तों एकदम सही है मूल्य लोच बताने का मांग की। इसमें से बी वाला एकदम सही है, डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी। मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा संबंध मूल्य लोच होगी। इकाई लोच, बेलोचदार, लोचदार, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है इकाई लोच। वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट से मात्रा में 100% की वृद्धि होती है तो लोच होगी। दोस्तों ये आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप सही आंसर बता पाएंगे। आप सॉल्व कर लेना, उसको पॉज कर देना और आंसर देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, ये आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है 1.25 यानी कि ए वाला। करना जरूर दोस्तों, ये इसके 100% चांस हैं पेपर में फंसने के। 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे मांग की लोच से। मांग की मूल्य लोच की गणना की जा सकती है, कौन से फॉर्मूला से की जाएगी मांग की मूल्य की लोच की गणना? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका दोस्तों सबसे पहला वाला यानी कि ए वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है दोस्तों मांग की मूल्य लोच निकालने का। यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य परिवर्तन के अनुपात में होता है तो इकाई लोच है। इकाई लोच से कम लोच है, पूर्णतया लोचदार है या पूर्णतः बेलोचदार है, ये जल्दी बताना है दोस्तों। तो इसकी इकाई लोच है। आगे बढ़ते हैं। पूरक वस्तुओं के संबंध में आड़ी लोच खाली स्थान होती है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका है ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं।
यदि I लोच का अंक E इजिकल टू 1 तो यह लोच है। जल्दी बताना है दोस्तों इसका। इसका है लोचदार। मांकी लोच का विस्तार ने विकसित किया। मार्शल, पीजे कुरियन, एली, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ये दोस्तों बताना है मांकी लोच का विस्तार किसने किया या आविष्कार वगैरह किसने किया। इसका है दोस्तों मार्शल। मांकी लोच के माप की आनुपातिक रीति ने प्रतिपादित की। मार्शल, बेयर्ड, फ्लक्स, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। किसने प्रतिपादित की ये बताना है हमें। तो दोस्तों इसका है फ्लक्स। फ्लक्स ने प्रतिपादित की थी आनुपातिक रीति। मांग की I लोच संबंधित है में परिवर्तन से। किस में परिवर्तन से है ये बताना है आपको। खाली स्थान में क्या आएगा इसका दोस्तों बताना है आपको। आय, लाभ, हानि इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला। आगे बढ़ते हैं। वे वस्तुएं जो कीमत में परिवर्तन पर अधिक परिवर्तित होती हैं उनकी लोच अधिक होती है। गलत, सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसका दोस्तों आपको बताना है आंसर। ये सत्य है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। आय में परिवर्तन व पूर्ति में परिवर्तन के संबंध को आय लोच की अवधारणा से अवगत करते हैं। गलत, सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल असत्य बात है दोस्तों। आय में परिवर्तन से मात्रा में कोई परिवर्तन न होने का परिणाम शून्य लोच है। सत्य बात है, बिल्कुल सही है। जब मांग एकल लोचदार होती है तो सीमांत आगम शून्य होती है। गलत, सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। बताना है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका दोस्तों बिल्कुल सही है बी वाला। कुल व्यय रीति का प्रतिपादन फ्लक्स ने किया था। सही है, गलत है इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। बताना है दोस्तों, अभी हमने बताया था आनुपातिक कुल व्यय रीति का किसने किया था। इसमें दोस्तों फ्लक्स गलत है, ये फ्लक्स ने नहीं किया था कुल व्यय रीति का प्रतिपादन। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी जो ऐसी वीडियो डाली जाएं आपको वो मिलती रहें, आप उन्हें देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।